हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम चार कॉन्सेप्ट करेंगे। हमने चार बीते दिन किए थे, चार आज करेंगे और हम अपने एडवांस कॉन्सेप्ट के इस यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आपको जो ये पीडीएफ दिया गया है दोस्तों, इसको पढ़ने की, इसको कंप्लीट करने की बिल्कुल जल्दी मत करिएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों फास्ट ट्रैक में, दे आर पॉइंटर्स। यू रियली नीड टू सपोर्ट दीज पॉइंटर्स विद योर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने आप से ये पूछें कि कल की जो क्लास बीती है उसके सवाल आपने करके देख लिए, उसका मेन चैप्टर का पीडीएफ आपने पढ़ के देखा, ये सब कुछ आपने करके देखा कि नहीं। यदि हाँ, तो ही आप आगे बढ़ें। आज जो हम चार कॉन्सेप्ट करेंगे उसके नाम मैं बताता हूं: अपील, डिमांड, रिकवरी एंड प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट नहीं, प्रोविजनल अटैचमेंट। ये चार कॉन्सेप्ट भी हम छोटे छोटे क्यों उठा रहे हैं? सर, ये कॉन्सेप्ट छोटे नहीं हैं, इन पर गंभीर विषय के सवाल बनकर आ सकते हैं। आपको इससे पहले कि हम बचे हुए टॉपिक्स करें, हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं अब करने के लिए इसके बाद, वो है रिफंड, ऑफेंस पेनल्टीज, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जीएसटी सेस, टीडीएस, टीसीएस और यूं ही कुछ। तो अगला वीकेंड जो होगा, दैट विल मार्क द एंड ऑफ जीएसटी इन दिस फास्ट ट्रैक। अगले हफ्ते हम इस जीएसटी की यात्रा का अंत करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि जितने फास्ट ट्रैक हमने कर लिए उसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा स्टडी आपने करा कि नहीं करा। और आइए अब आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले वील टॉक अबाउट अपील्स। अपील में दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले आप ध्यान रखिए, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट एक करना पड़ता है। अपील में आप नहीं जा सकते इसके बिना। अपील में हर कोई ना आ जाए। अपील में जेन्युइन लोग आए, जेन्युइन मैटर्स के लिए लोग अपील में आए। अगर अपील फ्री कर दी जाएगी तो एवरीबडी वुड फाइल अपील। यहां पर आपको कुछ पैसे देने हैं परसेंटेजेस रूप में। वो पैसे दोगे तब अपील शुरू होगी। इनफैक्ट तब अपील फाइल होगी। एक्सेप्टेंस का तो फिर भी नहीं पता। देखिए, और ये जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है, ये आपको रिफंड मिल जाएगा ऑब्वियसली, अगर आपका अपील आपका फेवर में फाइनल होता है तो। अगर स्पेशल डायरेक्टर अपील्स पर आप जाएंगे तो आपको कितना प्री डिपॉजिट देना है? एक तो वो पैसा जो आप स्वीकार कर रहे हो, आप बता रहे हो कि हाँ मैं ओके हूं, ये पैसा तो मेरे को देना बनता है। तो जितना एडमिट कर रहे हो आप, अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, लेट फी, पेनल्टी, वट एवर यू एडमिट, प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, मैक्सिमम 25 करोड़। ठीक है, डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10%, बट 25 करोड़ से ऊपर गया तो खाली 25 करोड़। अब उसका ऊपर एपेलेट ट्रिब्यूनल में अगर आप जाना है तो क्या होगा? जो पैसा आप अग्री कर रहे हो कि हाँ इतना तो मेरा बनता है, तो वो प्लस 20%, मैक्सिमम 50 करोड़ तक। मतलब दो पैसे देने हैं, आपने याद रखना है। पहले वो जो आप अग्री करते हो, भाई 50 लाख रुपए का नोटिस है, आप कहते हो 30 लाख तो यार मेरे हिसाब से बनता है, आप सही मांग रहे हो, 20 लाख क्यों मांग रहे हो आप? तो 30 लाख तो पूरा का पूरा दो भाई। जब तुम खुद यार कह रहे हो कि मेरे बनते तो तब तो दे दे यार। जो आपके हिसाब से नहीं बनते उसका 10%, 20%, 25 करोड़ मैक्सिमम, 50 करोड़ मैक्सिमम। अगर हम जीत गए तो क्या होगा? पैसे वापस आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट 6%। ठीक है, अगर आपको वापस मतलब मिलता है पैसा तो। नाउ ये क्वेश्चन है प्री डिपॉजिट के ब्याज पर, आप प्लीज इसको देखिएगा। मैंने ठीक इसके नीचे इसलिए रख दिया है कि आप थोड़ा सही जगह ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसके हिसाब से अपना सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ये है अपील टू हाई कोर्ट। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच ने कोई फैसला सुनाया है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में तब जाएंगे जब इट्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर ये ना हो। ठीक है, जीएसटी एपीएल 08 फाइल करा जाता है 180 दिन के अंदर। आप अग्रीव पार्टी यहां पर अपील कर सकती है। अच्छा, अपील में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि देखो, प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर तुम भी पढ़ के जाना। एग्जाम का कुछ नहीं पता होता क्या आएगा, लेकिन कुछ होते हैं ना टॉपिक्स कि भाई ये तो जरूर करके पहले जाने हैं, ये इसको ज्यादा बार करके जाना है, इसको कम बार करके जाना है। तो ये प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अभी मैं आपको आई शो यू, बट सबसे क्रिटिकल है प्री डिपॉजिट पर ब्याज और प्री डिपॉजिट का अमाउंट। मोटा बढ़िया सवाल बन सकता है प्री डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो 10% प्री डिपॉजिट है कमिश्नर अपील के पास जाने पे, 20% प्री डिपॉजिट है ट्रिब्यूनल के पास जाने पे, आपको ध्यान रखना है। स्टेट बेंच के बाद आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में।
और यहाँ पर नेशनल बेंच में आप गए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर हाई कोर्ट है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसके मैटर स्टेट बेंच नहीं लेती, वो नेशनल बेंच लेगी। ठीक है, चलो। अब जो अपील है उसका प्रोसेस है कि भाई APL 01 आप भरेंगे 3 महीने के अंदर, अगर डिपार्टमेंट अपील करेगा तो भी 03 भरेगा, राइट, और उस 6 महीने के अंदर। भाई हम तो अपना केस लेकर जा रहे हैं ना, तो 3 महीने है, और अगर डिपार्टमेंट अपील लेके जा रहा तो उसके बाद तो कितने केस है, तो 6 महीने है। उसकी एक्नॉलेजमेंट इशू होगी, अपील की हार्ड कॉपी आपको 3 जमा करनी होती है 7 दिन के अंदर। ये एक रूल पता नहीं क्यों MCQ में कई बार वो लोग दे रहे हैं कि कितनी बार हियरिंग का एडजर्नमेंट हो सकता है, मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, 1 साल के अंदर अपील फाइनल हो जाएगी। ठीक है, और एपेलेट अथॉरिटी जो है वो मैटर को वापस नहीं भेजेगी, जो भी ऑर्डर है वो वहीं फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो ये एपेलेट अथॉरिटी कौन होती है वो यहाँ पर लिखा है कि आप प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर रिविजनल अथॉरिटी है, अगर इनके द्वारा दिए गए फैसले हैं तो फिर ये रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप अपील पे ना जाएं, अपील के अलावा एक और ऑप्शन हो सकते हैं, रिविजन। यू डोंट फाइल एन अपील, यू फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर द रिविजन ऑफ द ऑर्डर्स। तो GST अथॉरिटी का ही फैसला है, GST अथॉरिटी अपने फैसले को रिव्यू कर ले। ठीक है, अब ये एपेलेट ट्रिब्यूनल की फीस जो है उसमें याद रखना है कि अगर 50,000 से कम का मैटर है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल हो सकता है आपका मैटर ना ले। ठीक है, अपील करने की जो फीस है वो ध्यान रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया था। जो पिछला पेपर है उसका पहला या दूसरा ही MCQ है, आप चेक करिए। 1,000 रुपए फॉर एवरी 1 लाख और मैक्सिमम 25,000 रुपए ये अपील फाइल करने की फीस है। ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल में, और बाकी रूल इसके सेम है। अब मान लो मैं आपसे कहूं ये पढ़ लो, और आप अपने उसमें बैठे रहो, क्या कहते हैं मन में, अरे ये 2 लाइनें पढ़ने से क्या होगा, हमें तो जब तक हम 1000 पढ़ने की किताब नहीं पढ़ लेते तब तक हम पास नहीं होंगे। थोड़ा दोस्तों मेरे अनुभव का लाभ उठाइए दोस्तों। हो सकता है मेरा चित्र रंगीन ना हो सकता है ये चित्र इंस्टीट्यूट की किताब की फोटो उठाकर हमने यहाँ एडेप्ट करे हो, लेकिन मैंने जो ये कंपाइलेशन एडवांस कॉन्सेप्ट का बनाकर अपनी टीम की मदद से आप तक भेजा है, इसका सच में लाभ उठाइए। कोई भी MCQ हमारे क्लासों, हमारे नोट्स और हमारे फास्ट ट्रैक से बाहर ना आज तक आया, ना आगे आएगा। इस कॉन्फिडेंस का आप लाभ उठाइए। ये कोई बात ठीक नहीं है कि साहब हम जब तक 50 किलोमीटर नहीं चल लेंगे तब तक हमारा पानी पचेगा नहीं। ठीक है, एक जगह बैठ के असली बढ़िया योगासन करेंगे तब भी पानी पच जाएगा आपका। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपका दिल करता है, 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि आपको कमी लगती है कि भाई इतने से पन्नों में तो काम नहीं चल सकता, CMA फाइनल IDT का, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले मेरा वाला कंटेंट 2 बारी घुमा दो। पहले इसको 2 बारी घुमा दो, जब ये 2 बारी घूम जाएगा ना, फिर तुम परमानेंट श्योर हो जाओगे, तुम परमानेंट पक्के हो जाओगे, तुम्हें इस बात की गारंटी हो जाएगी कि बस अब तो बढ़िया है, अब कोई दिक्कत होगी नहीं। मेरे को भरोसा हो जाएगा कि हाँ बस बच्चे ने ये पढ़ लिया, अब तो पक्का पास हो जाएगा वो। ये इतना सा क्वेश्चन, अपील की फीस, फाइलिंग की फीस को लेकर MCQ पे बच्चे 10-10 मिनट लगाते रहे, निकला नहीं उनसे, क्योंकि वो हमें लगा ये 1 लाइन का है तो इग्नोर करने वाली चीज है। ऐसे थोड़ी होता है सर। तो प्लीज आप सब, अब जैसे विद इन 1 ईयर ऑफ अपील ऑर्डर पास होता है, तो ऑर्डर फाइलिंग, ऑर्डर इशूइंग पीरियड है वो 1 साल का। ये याद रखना है ना अपने को, याद रखोगे सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपनी एरर रेक्टिफिकेशन का परमिशन है, इस पर ही इतना बड़ा कहानी बनकर आ सकता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल कह रही है हमारे पास परमिशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है उनके पास परमिशन नहीं है। आप होते तो क्या जवाब देते, हम जवाब दे देंगे। तो प्लीज आप प्लीज प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, डिमांड कॉन्सेप्ट जो है, हमें क्या क्या करना था आज, अपील, डिमांड, रिकवरी और प्रोविजनल अटैचमेंट। हाँ, डिमांड पर आ गए। डिमांड बहुत ध्यान से समझना है कि डिमांड करने में 2 चीजें तुमको एग्जाम में ज्यादा अच्छे से याद करके जानी है। एक तो लिमिट है, मैं तुम्हें पहले वो लिमिट वाला दिखाता हूं। ये वाली टेबल, मॉनेटरी लिमिट, कि तुमको कौन सा अधिकारी नोटिस भेजकर बुला सकता है। सुपरिंटेंडेंट की पावर क्या है, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर की पावर क्या है, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर की पावर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि डिमांड कब करी जा सकती है। सपोज आपके पास चिट्ठी आई कमिश्नर साहब की,
कमिश्नर साहब आपसे कह रहे हैं कि साहब वो ये जो 6 साल पहले ये आपकी कैलकुलेशन थी ये गलत है। हम करा कि यार कमिश्नर साहब 6 साल पुराना केस निकाल रहे हो, बड़ा टाइम लग जाएगा देखने में। खुद तो सरकार 7 साल पुराना डेटा डिलीट कर रही है वेबसाइट से, अब तो शायद उसको रिवीजन कर दें वो। भाई जीएसटी पोर्टल पर सरकार जीएसटी रिटर्न डिलीट करने जा रही है ना, आर्काइव कर देगी उसको, तो हमसे कैसे पुराने केस पूछ लेगी वो? एक सीमा होनी चाहिए ना कि कितना पुराना झांकोगे भाई। वो आपको याद करके जाना, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू इशू नोटिस एंड टू इशू ऑर्डर्स। ये है दीवाने खास के टॉपिक डिमांड में। ठीक है, देखो आप, सबसे पहली बात, डिमांड कैन बी इशूड इन 2 सिचुएशंस। 2 परिस्थितियां बनती हैं डिमांड की। पहला, when there is no fraud, only the calculation problems are there, this is called demand under 73. And when there is some fraud, willful misstatement, willful suppression of fact, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है, that is demand under 74. ये जो डिमांड है वो फाइनल डिसाइड कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है जो मैटर सुनकर फाइनल ऑर्डर देगी। इसमें बड़े बड़े अथॉरिटीज नहीं आती, देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, रिविजनल अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल, एंटी प्रॉफिटियरिंग, ये सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। ये हमारा केस नहीं सुनती हैं। ये पॉलिसी फॉर्मेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हमारा केस नहीं सुनेंगी। हमारे ऊपर पनिशमेंट लगाने वाले जो केस सुनेगा उसको बोलेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहां पर ध्यान से देखना है कि अगर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फ्रॉड का मामला नहीं, मतलब 73 सेक्शन, तो जो जिस साल का भी बात चल रही है, जिस साल की भी, उस साल के एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उससे 2 साल 9 महीने के अंदर नोटिस इशू हो जाना चाहिए। 3 साल नहीं, 2 साल 9 महीने, ये याद करना है। ऑर्डर इशू करने की डेट 3 साल है। जिस फाइनेंशियल ईयर का केस है उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट ले लो, उस ड्यू डेट से 2 साल 9 महीने के अंदर नोटिस आ जाना चाहिए। नहीं आया, अब भैया जो हो गया हो गया। और 3 साल ऑर्डर, यानी कि लगभग 3 महीने ऑर्डर के लिए मिल गए। फ्रॉड केस है तो ये जो 2 साल 9 महीने था वो क्या हो जाएगा? 4 साल 6 महीने। कब से? जिस साल का केस है उस साल की मार्च नहीं, उस साल की दिसंबर, 31 दिसंबर, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 4 साल 6 महीने के अंदर फ्रॉड केस में नोटिस और 5 साल के अंदर अंदर ऑर्डर। लेकिन अगर आपने जीएसटी का कोई अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट कर लिया और सरकार को जमा नहीं करा, ये मैटर है, तो देखो आप, कोई टाइम लिमिट नहीं है नोटिस की। लेकिन नोटिस की टाइम लिमिट नहीं है, ऑर्डर की है। टाइम लिमिट नोटिस की नहीं है, ऑर्डर की है, ये याद रखिए। नोटिस कभी भी आ सकता है, 5 साल बाद भी, 8 साल बाद भी, लेकिन जब नोटिस आएगा तो 1 साल में सरकार को उसको निपटाना पड़ेगा। आप ये भी तो समझिए कि जो लिटिगेशन पेंडिंग है अदालतों में, चाहे वो जीएसटी के हो, इनकम टैक्स के हो, कॉर्पोरेट लॉ के हो, वो खाली अजैसी की वजह से थोड़ी है, वो डिपार्टमेंट की वजह से भी तो हो सकती है। डिपार्टमेंट के ऊपर भी तो वर्कलोड है, 1 साल में उनको निपटाना पड़ेगा। अब सर ऐसे तो कभी कभी अन्याय हो जाए, सबूत ना हो तो क्या करें? तो फिर कब तक झेलोगे भैया? कंधे कितने मजबूत हो, केस का वजन नहीं झेल पाएंगे, ना व्यापारी ना अधिकारी। वो वर्कलोड बहुत है भाई, कितने ही हाईटेक हो जाओ, कितने ही कंप्यूटर में रिकॉर्ड ले आओ, लेकिन सिरदर्द तो होता ही है ना नोटिस का। 1 साल के अंदर आर्डर को लेकर निपटाओ मामले को, जिसको ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। खैर, अच्छा ये देखो, ये बहुत बढ़िया, सेल्फ असेस टैक्स, तुमने खुद ही कंप्यूट करा अपना टैक्स, वही पे नहीं कर रहे, कोई नोटिस इशू नहीं होगा, सीधे रिकवरी होगी। ये टेबल पी के जाना, बिल्कुल फाइनल का पेपर देने जा रहे हैं आप। 1000 पन्ने की किताब पढ़ने से पहले इसको 1000 बार कर जाओ, बहुत समय है तुम्हारे पास। तो मैं ये नहीं कह रहा किताब नहीं पढ़नी, मेरी किताब खुद 600 पन्ने की होगी, लेकिन ये पहले ही, ठीक है, पहले ही। अब देखो, डिमांड के बाद ये मॉनेटरी लिमिट, सुपरिटेंडेंट 10 लाख, डिप्टी असिस्टेंट 10 लाख से 1 करोड़, और ये 1 करोड़ से ऊपर। सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करें तो, आईजीएसटी की बात करें तो वही है 20 लाख, 20 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर।
ज्यादा मुश्किल तो है नहीं याद करना। सर पता नहीं कैसे याद होगा, अरे 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, बात खत्म। सुपरिंटेंडेंट और वो एडिशनल और वो असिस्टेंट, ये देखो सुपरिंटेंडेंट असिस्टेंट और एडिशनल, ये याद रखना। असिस्टेंट और डेप्यूटी थोड़ा लेवल में एक बीच में, और एडिशनल जॉइंट थोड़े बड़े लेवल में, ठीक है। ये जो एडजर्नमेंट है 3 तो आपको पता ही है, जब सुनवाई हो रही होगी तो मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रूल है ना, अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट बी एक्सेस ऑफ द नोटिस, ये ध्यान रखना। क्या होता है, आपको नोटिस आया कि आपके 5 लाख बनते हैं, फिर आपको ऑर्डर आया आपके 6 लाख बनने, ये नहीं हो सकता। ऑर्डर अमाउंट नोटिस का अमाउंट या उससे कम होंगे। सर अगर आपने और टैक्स चोरी करी तो फिर ऐसे नोटिस आएगा उसका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड शैल बी पेबल, ये लाइन थोड़ा भाई ध्यान रखो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास नोटिस आया, उस नोटिस में एक अमाउंट छपा है, उसमें सरकार ब्याज लिखना भूल गई, अधिकारी ने ब्याज नहीं लिखा, वैसे तो आजकल ऐसा होता नहीं, मैं कह रहा नहीं लिखा, तो यू कांट टेक इट एज योर डिफेंस इन द कोर्ट। The interest is a mandatory provision and interest has to be paid whether specified or not specified in the notice, ठीक है। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड अगर 3 साल 5 साल गुजर गए और कोई ऑर्डर आया नहीं तो, ठीक है। हाँ, ये फॉर्म्स याद कर लो। DRC 01 जो है वो डिमांड की समरी होती है बिना फ्रॉड के केस में, DRC 02 होता है फ्रॉड का केस, DRC 6 नोटिस का रिप्लाई, और DRC 7 फाइनल ऑर्डर। 10th पॉइंट तो रिपीटेड है, नोटिस इशू करा जा सकता है बिना टाइम लिमिट के अगर आपने टैक्स कस्टमर से ले लिया लेकिन सरकार को नहीं दिया। आप क्राइम की हीनियसनेस तो देखिए, कितने व्यापारी आपको ऐसे मिल जाएंगे, बुरा ना माने आप, कि जो ग्राहक से कह देते हैं, मान लो हम किसी उससे बोले शॉपकीपर से कार्ड से पेमेंट ले लेंगे, वो कहेगा जीएसटी लगेगी, जीएसटी 18% एक्स्ट्रा देख लो। अभी तक जीएसटी क्यों नहीं लग रही थी, कैश पेमेंट ले रहा था तू तो, है ना, अब जीएसटी लगेगी। अच्छा, उससे पूछो जीएसटी का बिल दोगे, बिल क्या, वो तो बिल दे ही रहे हैं, बिल पर कहीं जीएसटी नंबर नहीं है, बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी ले रहा है तो कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है, लेकिन बताओ कस्टमर से जीएसटी ले रहे हैं, लोग दे रहे हैं। कुछ तो ग्राहक मासूम है, कुछ ग्राहक अनअवेयर है, क्या करें जल्दी में। तो मतलब ये बड़ा क्राइम है ना, इसलिए इसमें यह है कि भाई आपने कस्टमर से जीएसटी ले लिया और दिया नहीं, सरकार को तो कोई समय सीमा नहीं है इस बात की। अच्छा, अब क्या है, रिकवरी कैसे होगी। रिकवरी इसमें ये जो तरीके हैं 6, ये पी के जाने हैं बिल्कुल। रिकवरी से अगर आप पुराना ट्रेंड देखें तो मुझे क्वेश्चन कोई दिखता नहीं रिकवरी से ज्यादा पेपर में, डिमांड के ज्यादा क्वेश्चन है एग्जाम में, रिकवरी के बहुत कम है। बहुत कम क्या मतलब, लिहाज में कह रहा हूं मैं, बहुत कम, 0 ही है। पिछले 5 अटेम्प्ट में मान लो कोई 2 नंबर का एक क्वेश्चन छोटा सा आ गया तो बात अलग है, बाकी रिकवरी का बड़ा सवाल नहीं आता। आप तक पता चला इसी बार टपक पड़े। अच्छा, रिकवरी क्या होती है बात समझे आप। पहले आप पर आता है शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस की बाद होती है सुनवाई, सुनवाई के बाद आता है एडजुडिकेशन ऑर्डर। ये जो एडजुडिकेशन ऑर्डर होता है ना, यही रिकवरी का नोटिस होता है। जब सरकार ने, अदालत ने फाइनल फैसला सुना दिया तो भाई 6 लाख बनते लाओ दे, तो वो अलग से नोटिस देगा तुम्हें पैसे देने के, ऑर्डर ही रिकवरी का नोटिस होता है। सुनवाई का ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर ही रिकवरी का नोटिस होता है। ये देखें, 3 महीने के अंदर बेटा पैसे दे देना, अधिकारी चाहेगा तो मैं 3 महीने और दे देगा, ठीक है। मैं वो ज्यादा कह रहा हूं, कम टाइम दे देगा। कम टाइम का मतलब है जैसे उसको मान लो लग रहा है कि आप वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, आपका बिजनेस वीजा खत्म हो रहा है, आप जल्दी जाना चाहते हैं विदेश में, तो आपसे अधिकारी कहेगा आपको 3 महीने नहीं देंगे, आपको 11 दिन में पैसे देने, जल्दी दो। ये हो सकता है। 6 तरीके रिकवरी के हैं। पहला, जो असेसी है उसको कहीं से पैसे लेने हैं, डेटर से पैसे कह दो इधर दे दे, उसका सामान सेलो कर दो, किसी थर्ड पर्सन से रिकवरी कर दें। अच्छा, ये पहला वाला हमने गलत बोला, पहला वाला दोबारा बता देता हूं मैं। रिकवरी डिडक्टिंग मनी मतलब मान लो उसने डिपार्टमेंट से पैसे लेने हैं, डिपार्टमेंट उसको रिफंड देता, उसमें से एडजस्ट कर लो। ये तीसरा वाला है, उसके डेटर से पैसे रिकवरी कर लिया। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 दिन का नोटिस देकर बेच दो। लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी होती है ना, जैसे इनकम टैक्स की रिकवरी होती है, वैसे जीएसटी उसकी उसकी वो कर दी जाएगी, उसको संपत्ति उसका सब कुछ बेच दिया जाएगा। रिकवरी थ्रू कोर्ट क्या होता है, कोर्ट कुछ नहीं होता, उसको बंदे को डिटेन कर देते हैं अंदर जेल में, उससे कहते हैं पैसा दे दे चला जा।
हम अदालत जाते हैं, कमिश्नर अदालत में केस करेंगे, डिपार्टमेंट अदालत में अपील करेगा कि हमें पैसे नहीं मिले। अदालत क्या फैसला सुनाएगी? इनको डिटेन कर लो। इनसे ये कहेंगे कि आपको कोई जेल में नहीं डाला गया है, आपके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं है, आप बंधक हैं, बस पैसे दे दीजिए, निकल जाइए। ये वो होता है रिकवरी थ्रू कोर्ट। हाँ, ये अच्छी फैसिलिटी है। इंस्टॉलमेंट में आप रिकवरी का पेमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट में पैसा आप दे सकते हैं। आप अप्लाई कर दीजिए, DRC 20 फॉर्म है। लेकिन बेटा एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करा ना, सारी पेबल हो जाएंगी। देखो, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट, द होल आउटस्टैंडिंग बिकम्स पेबल। ठीक है। और हाँ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम अलाउड नहीं है किसको? नीचे दिए गए लोगों को। पहला, टैक्सेबल पर्सन ने अगर कभी ना कभी पहले डिफॉल्ट कर रखा है और उसकी रिकवरी चल रही है, तो पिछली रिकवरी हुई नहीं तो मैं अगला EMI कैसे दे दे? वो लोन वाला सिस्टम है। टैक्सेबल पर्सन को पिछले साल उसने इंस्टॉलमेंट अप्लाई करा था, उसे रिजेक्ट हो गया था, और जिस पैसे के लिए इंस्टॉलमेंट वो बनवाना चाहता है वो 25,000 रुपए से कम है, तो हम कहेंगे भैया 25,000 रुपए से कम के लिए भी तुझको EMI चाहिए, ला ऐसी दे दे पैसे पूरा। देखो, एज अ स्टूडेंट आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। वैसे तो आपको बताऊं, आप बुरा ना माने तो ये सवाल उसके मन में आएगा जिसने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। अब अगर कोई बात नहीं, किसी वजह से आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो आप क्या करिए, आप पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करके देखिए और उल्टा पढ़िएगा। उल्टा पेपर के एंड में आप क्या करते हैं, MCQ पढ़ने लगते हैं। एक आध क्वेश्चन नंबर 2A 2B आपको इजी सा लगता है, आपको लगता है तो सिंपल है, ऐसे ही हो जाएगा पेपर। आप पूरा पेपर पढ़िए, कम से कम जून 23, दिसंबर 23 और जून 24, ये 3 पेपर तो पढ़ सकते हैं ना आप। नए सिलेबस के यही 3 पेपर हैं। पेपर पढ़िए पहले, और रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिल्कुल खाली बैठकर। जब आपको लगे कि अब आपका एंजॉय वाला टाइम है, बिल्कुल खाली है, आधा घंटा 1 घंटा बिल्कुल रिलैक्स हो, कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। 1 घंटे में खाली 3 पेपर पढ़ने को कह रहा हूं आपसे मैं। आपको 100% एहसास होगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो, कि कोई समस्या नहीं आएगी आपको एग्जाम में। सारा डर है साइकोलॉजी का 1000 पन्ने की। हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी वीडियो हैं, हमारी प्यारी प्यारी पतले पतले नोट्स हैं, उसको देखकर बच्चा सोचता है ये गोली तो बहुत बढ़िया है, लेकिन खा जाऊं कभी पेपर में असर ना करे। पेपर में बिल्कुल असर करे। ठीक है, किसी भी बात को वो कैसे घुमा के पूछे, क्या फर्क पड़ता है? रिकवरी के 6 तरीके तो बेटे 6 तरीके हैं ना, क्या 7वां तो है नहीं? वो चाहे मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, इनमें से कौन सा तरीका रिकवरी का नहीं है, या वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, या वो कहानी बना के पूछ ले। आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए प्लीज, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस। सो नाउ वी हैव प्रोविजनल अटैचमेंट। ये क्या है? ये जैसे ये एक डिब्बी है, डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में कर ली। डिपार्टमेंट करा, पहले टैक्स का पेमेंट कर, फिर रिलीज करेंगे इसको। ये है प्रोविजनल अटैचमेंट। किन के केस में होगा ये? आपने रिटर्न नहीं फाइल करा, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए था आपको, आप अभी तक अनरजिस्टर्ड हो। समरी असेसमेंट, some kind of special inquiry of certain cases। टैक्स 73 या 74 में सरकार आपसे मांग रही है, आप दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? द कमिश्नर बाय ऑर्डर एंड राइटिंग GRC 22 कैन अटैच प्रोविजनली क्या चीज? एनी प्रॉपर्टी। जैसे, अरे जैसे बैंक अकाउंट, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। सर आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको मिल जाएंगे ऐसे व्यापारी। वो अच्छा खासा बैंक अकाउंट से सुबह सुबह मैसेज आता है, योर अकाउंट इज ऑन होल्ड। वो करा हो, मुझे तो पेमेंट करनी है आज 25 लाख की, खाते में पैसे हैं 6 करोड़, लेकिन पैसा होल्ड, खर्च नहीं कर सकते उसको। क्यों नहीं कर सकते? डिपार्टमेंट ने ईमेल पे नोटिस भेजा है, या वो जो लॉगिन में नोटिस भेजा है, वो कह रहा है जी इस तारीख को इतने बजे हमें मिले, या आपने फलाने नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं करी, या आपने ये वाले रिटर्न का पेमेंट नहीं करा, या आपने ये ऑफेंस कर दिया, इसको क्लियर करिए फिर बैंक खाता खुलेगा। अब आप बैंक मैनेजर से लड़ो, ये क्या करा भैया आपने? वो बैंक मैनेजर करा, मैं क्या करूं, सरकार का आदेश है, हम तो सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। सर ये होता है। कम से कम बैंक अकाउंट अटैचमेंट इज क्वाइट कॉमन दैट यू कैन सी एज एन एग्जांपल एनीवेयर अराउंड यू। खैर, तो दोस्तों अब ध्यान रखिए, बस प्रोविजनल अटैचमेंट के आगे हम आज नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे को बस ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरे बताए हुए टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए,
उसके बाद आगे पढ़ना है, ठीक है। सो फिलहाल दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। अगले हफ्ते मिलेंगे हम और टॉपिक्स के साथ, और नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट वीक फॉर जीएसटी। I'll give you one more set of videos, a couple of videos for custom, ठीक है। थैंक यू सो मच।